शिवसेनेचा लढवय्या पाईक सरनाईक। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। आज हम आपके सामने आमना सामना एक विशेष मुलाकात में एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराने के लिए प्रस्तुत हुए हैं और इसका टाइटल है सर नाइक से शहर नाइक। और वो शहर नाइक एक व्यक्ति जो बड़े ही गरीबी से उठकर रिक्शा चलाते हुए वो उद्योग धंधे में आते हैं, उसके बाद समाज सेवा में आते हैं, फिर राजनीति में आते हैं। पहले वो नगर सेवक बनते हैं, नगर सेवक से संपर्क प्रमुख, संपर्क प्रमुख से विधायक और विधायक से आज शिवसेना जैसे एक तेज तर्रार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनते हैं। और ऐसे व्यक्तित्व का नाम है प्रताप सरनाईक। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे प्रताप सरनाईक से, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ा ही संघर्ष किया। रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए एक सफल बिजनेसमैन बने और एक आज सफल राजनीतिक के रूप में, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में आज पहली बार राष्ट्रवाद न्यूज़ पर पहली बार हम उनका एक विशेष साक्षात्कार ले रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रताप सरनाईक जी से। सरनाईक जी, सबसे पहले तो मैं आपको हमारे राष्ट्रवाद न्यूज़ के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप शिवसेना जैसी हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं। उसके लिए मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। शैलेश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं और साथ ही में आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि राष्ट्रवाद जैसे बहुत ही अच्छे और लोगों की जो भावना है, लोगों के जो विचार है, वो आपके मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचने का पवित्र कार्य आप इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो इस चैनल को भी बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। जिस वक्त आपको मेरी या मेरे पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ में रहेंगे, मगर आप जरूर बहुत आगे जाओगे, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सरनाईक को लोग एक सफल बिजनेसमैन, सफल राजनीतिक के रूप में जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आपका जो शुरुआती जीवन रहा वो बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा। आप रिक्शा चलाए, आप अगरबत्ती बेचे घर घर जाकर, जो इतना संघर्ष किया, उस संघर्ष के बाद आज आप जिस स्थान पे है, तो ये संघर्ष और आज का ये जीवन, इसके बीच की जो कहानी है वो जनता आपसे सुनना चाहती है। मैं सबसे पहले तो इसको संघर्ष नहीं कहता। देखिए, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं, वो बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में यहाँ तक उभरे हैं, आगे आए हैं। ठीक है, जो उस वक्त मेरे जीवन में था वो मैंने किया। मेरे माँ पिताजी ने मुझे उस वक्त जो काम करने के लिए कहा वो मैंने ईमानदारी से किया, इसलिए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए, वो परिस्थिति कुछ अलग थी। मुंबई की सब मिलें बंद हो गई थी। मेरे पिताजी की जो मराठा प्रेस थी, बाद में निर्णय सागर प्रेस थी, वो सब बंद हो गई। हम बहुत छोटे थे, तो उस वक्त कोई चारा भी नहीं था। 5 लोगों का जो परिवार था, वो परिवार को अगर भूखे पेट नहीं सोना है तो कुछ ना कुछ काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने ज़रूरत पड़े कि रेशनिंग के दुकान में लोगों की रेशनिंग की थैलियाँ घर तक पहुंचाने का काम किया, अगरबत्ती बेची, काल निर्णय जैसे कैलेंडर मैंने बेचे, बहुत सारे दिवाली और जो हमारे त्यौहार आते हो, त्यौहार में कभी फटाके, कभी रंगोली, अलग अलग चीज़ें जो लोगों को पसंद पड़ती है वो मैंने बेची। और वो जीवन का एक भाग था और उसकी वजह से हमारा जो भी बचपन में मुझे बिजनेस करने का मेरे माँ पिताजी ने मुझे सलाह दिया, वो सलाह मुझे आज अच्छा हो रहा है। क्योंकि बाद में भी जैसे मैं जवान हो गया, मैंने ऑटो रिक्शा चलाई, ऑमलेट पाव की गाड़ी मैंने मेरी थी। तो ऐसे जो भी काम
मेरे नसीब में, मेरे जीवन में आए, वो मैंने किए और सभी काम में मुझे सफलता प्राप्त हुई। और उसके बाद में धीरे धीरे एक एस्टेट एजेंट, बाद में डेवलपर, बाद में और होटेलियर, बाद में रेस्टोरेंट का ओनर। तो धीरे धीरे जो भी जीवन में अच्छे बिजनेस करने का मौका मिला वो किया। कुछ बिजनेस है उसमें लॉस भी हो गया, मगर ज़्यादा लॉस होने से पहले ही मैंने वो बिजनेस बंद कर दिया, इसलिए लॉस कम हो गया। तो ऐसी चीज़ें तो लाइफ में होती है। और संघर्ष नहीं, ये तो क्या हमारे जीवन की एक परिक्रमा है, और वो परिक्रमा पार करते करते आदमी आगे जाएगा, उसके सफलता कहते हैं। और फिर राजनीति में भी ऐसी ही हो गई। मैंने पहले विद्यार्थी संगठन का तो मैं कार्यकर्ता था, बाद में नेता बन गया। बाद में मैंने 1996 में ठाणे कॉरपोरेशन के इलेक्शन में परिवहन का सदस्य बन गया पहला। बाद में 97 में तुरंत मैं नगर सेवक बन गया, 1, 2, 3 बार नगर सेवक करके चुन के आया। और 2009 में शिवसेना का विधायक करके पहली बार, दूसरी बार और अभी तीसरी बार चुन के आया। वो भी महाराष्ट्र में जो 8-10 लोग मैक्सिमम मार्जिन वाले हैं उसमें जाके मैं बैठा, ताकि ये 84,000 का जो लीड है, जो लोगों ने मुझे प्यार से दिया है, काम से दिया है, वो लीड मुझे प्राप्त हो गया। तो ये तो अब इंसान की जैसे 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 तरक्की होती जाती है, वैसे वैसे काम में अगर वो करता रहेगा तो थकना नहीं चाहिए। जो भी है काम करते रहो। हमारा आशीर्वाद माँ पिताजी का, शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब का और साथ में हमारे भगवान का, ये साथ में रहेगा तो हम आगे आगे चलते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा कि माँ पिताजी का जो आशीर्वाद है वो जीवन में रहना बहुत आवश्यक है। और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का तो आशीर्वाद आप पर है ही। एक पंक्ति है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपने जिस भी चीज़ में कोशिश की वह हर चीज़ में आपने सफलता प्राप्त की। आपने जैसे बताया कि आपके पिताजी एक साहित्यकार थे, बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे। यहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि आदरणीय प्रबोधनकार ठाकरे जी, उनके समय में भी वो संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो फिर पिताजी के जो ये पत्रकारिता थी, साहित्यकार थे वो, तो इनसे आपको क्या प्रेरणा मिली जीवन में? नहीं, देखिए पिताजी प्रबोधनकार जी के साथ में काम करते थे। बाद में शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के साथ दैनिक मराठा में काम करते थे। उसके बाद में उन्होंने निर्णय सागर जैसे, काल निर्णय जैसे, जयंत साळगावकर जी के साथ काम किया। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, साहित्यकारों के साथ उनका काम करना हुआ। खाली चौथी पढ़े हुए इंसान ने प्रूफ रीडिंग जैसा काम किया, जो कि मराठी का ग्रामर बोलते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है मराठी में, मराठी का ग्रामर। वो ग्रामर उन्होंने वो का निर्णय सागर प्रेस में वो प्रूफ रीडिंग के माध्यम से तैयार करते थे, जो वर्ड बनाया जाता है पेपर में छपवाने का। तो ऐसे पिताजी का मैं बेटा हूँ और मुझे गर्व है कि ऐसे माँ बाप के, भले ठीक है परिस्थिति हमारी उतनी भी नहीं बड़ी अच्छी थी उस वक्त, मगर उनका आशीर्वाद और उनके विचार जो है उसके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे गर्व है कि मैं बाबूराव सरनाईक जैसे बड़े इंसान का बेटा हूँ। एक तमन्ना थी मेरी कि कम से कम 100 साल उन्होंने जीना चाहिए, मगर फिलहाल ये 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। 99 ईयर के वो थे, मगर उनका जो भी लाइफ था बहुत ही अच्छा था। और हमेशा आखिर तक वो मुझे सलाह देते थे, खुद लिखते थे। और जो उम्र उनकी 97-98 थी, तभी भी उन्होंने उनका एक जो किताब था वो प्रकाशित किया। तो इतनी साहित्य के ऊपर उनका प्यार था। और वही प्यार मैं देखता हूँ कि आपके जीवन में भी है, जो साहित्य और कला के प्रति लगाव है, कि आप थाने में भी और मीरा भाईंदर में भी 2 बड़े बड़े फेस्टिवल करते हैं, कला महोत्सव करते हैं। सरनाईक साहब, हर व्यक्ति के जीवन में माँ बाप के बाद अगर किसी का स्थान होता है तो वह जीवन संगनी का स्थान होता है। परिशा सरनाईक जी आज वह नगर सेविका हैं ठाणे जैसे एक बहुत बड़े महानगर पालिका की, और उसके साथ ही वो महाराष्ट्र सरकार में
बाल कल्याण, महिला बाल कल्याण की सदस्य भी हैं, एक समिति की, मंत्रालय की। आज वो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपके राजनीतिक जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। तो मैं एक व्यक्तिगत हमारी जनता जानना चाहती है कि परीक्षा जी के बारे में कैसे मुलाकात हुई आपकी, और कैसे आपका विवाह हुआ, और कैसे आपका ये जीवन संगिनी कंधे से कंधा मिलाकर आपकी साथी के रूप में काम कर रही है। परीक्षा के बारे में तो जितना कहा बोला जाए उतना कम ही है, क्योंकि माँ पिताजी ने आशीर्वाद दिया और परीक्षा ने साथ दिया। जब परीक्षा मेरे जीवन में आई तभी से मेरा जो आगे जाने का जो काल है वो बहुत ही सुनहरा हो गया, क्योंकि वो जब से मेरे जीवन में आई तभी से मेरा यानी मेरी जो प्रगति है वो प्रगति दिन ब दिन बढ़ते जा गई। उसके आने के बाद में विहंग और पूर्वेश जैसा दो बेटे जो भी आज अच्छा काम कर रहे हैं वो हुए, और साथ ही में उसने भी बहुत अपने जीवन में कठिनाई, वो भी कॉलेज और स्कूल जब भी करती थी तभी लोगों के घर में खाना बना के वो बाद में स्कूल और कॉलेज करती थी, तो उसने जीवन में बहुत कठिन प्रसंग देखे हैं। और हमारे दोनों का मिलाप जिस वक्त हो गया तभी से तो मैं बहुत ही समाधानी हूँ कि जो भी आज मैं हूँ वो परीक्षा की बदौलत, और उसने मुझे जो इतने सालों में साथ दिया उसकी बदौलत यहाँ तक मैं पहुँचा। क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान के जो प्रगति रहती है वो प्रगति में उसके सहचारिणी यानी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मेरे जीवन में मेरे पत्नी का सबसे ज़्यादा योगदान है, और उसी के बदौलत मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा। क्योंकि दुख के समय आए वो साथ में रही, सुख के समय में शायद उसने टाइम कम दिया, मगर सुख दुख और जितने भी हम मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर कोई संकट आए तो संकट का सामना बाद में मैं करता था, मगर पहले वो करती थी। तो ये तो उसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही है। और लोक प्रतिनिधि के तौर पे ठाणे महानगर पालिका की तीसरी टर्म की वो नगर सेविका है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो खुद एक कैंसर पेशेंट थी और कैंसर के ऊपर मात करके, ब्रेस्ट कैंसर को बाजू में करके वो आज सक्षम महिला के रूप में, सक्षम माँ के रूप में, सक्षम सास के रूप में आज वो काम कर रही है, और लोग उसके कामों के ऊपर बहुत ही खुश है और तारीफ करते हैं। तो ऐसी पत्नी का होना हर इंसान के लाइफ में नहीं होता है, वो मेरे लाइफ में मुझे मिला, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उनके साथ ही आपके जो दोनों सुपुत्र हैं, विहांग सरनाइक और पूर्वेश सरनाइक, ये दोनों भी आज आपके बिजनेस में और राजनीति में आपका साथ दे रहे हैं। तो उन पर आप क्या कहेंगे कि आप ज़्यादा किसको सक्षम समझते हैं कि कौन राजनीति की ज़्यादा करीब है या कौन बिजनेस के ज़्यादा करीब है? सबसे पहले तो अभी मेरे दो बेटे नहीं है, मेरी दो बेटियां भी है, क्योंकि अभी बहू तो वो नामकरण किया गया है, मगर मैं तो उनको बेटी दोनों को समझता हूँ। तो क्वालिफिकेशन भी सबका है। विहंग आर्किटेक्ट है, उसकी जो मेरी बड़ी बहू है, मेरी बड़ी बेटी है, वो एडवोकेट है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। अभी हाल ही में उसने रेरा के बारे में बहुत ही अच्छा उसको सर्टिफिकेट मिला, बहुत अच्छा काम किया रेरा कानून में। दूसरी मेरी छोटी बहू कम बेटी है, वो एमडी हो गई है, डॉक्टर है। मेरा छोटा बेटा जो है वो होटल मैनेजमेंट करके अभी मास्टर शेफ है, वो भी पूर्वेश भी नगर सेवक है। और सब परिवार में जो जो जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो सब लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। एक जो सुखी परिवार होता है वो सुखी परिवार सरनाइक का परिवार के माध्यम से लोग उसको कहते हैं, और जो जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है सभी जिम्मेदारी वो लोग पार कर। मेरी बड़ी बेटी जो है वो उसने अभी प्रताप सरनाइक इंटरनेशनल स्कूल का कारोबार अभी काम चालू कर दिया। अगले साल वो स्कूल भी चालू हो जाएगा, तो एक अच्छा आईसीएसई का स्कूल ठाणे के लोगों को मिल जाएगा। छोटी बेटी जो है मेरी पूर्वेश की बहू, तो वो अस्पताल खोल रही है। तो ये सब जो काम जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी दी है वो पार कर रहे। तो अच्छा, फिलहाल तो जिंदगी में एक इंसान को जो सुख परिवार के रूप में चाहिए रहता है वो तो सुख मुझे मिल ही रहा है। बहुत सही। देखिए,
आप चाहे समाज सेवा हो, राजनीति हो, उद्योग हो, और उद्योग में भी चाहे होटल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे अभी स्कूल की बात हो, मुझे नहीं लगता कि कोई बिजनेस आपने छोड़ा है अभी तक। अभी कुछ बचा है जो आपका मन में लगता है कि और कि नई प्लानिंग कि मुझे अभी ये एक और मेरा सपना बाकी है, ऐसा ऐसा आप और क्या करना चाहते हैं? नहीं, ये तो मेरे सपने कुछ नहीं थे, ये तो उनको लगा है कि नहीं करना चाहिए करके वो कर रहे हैं। और वो देखिए, परिवार जैसे बढ़ता जाता है, वो परिवार के माध्यम से जिसको जिसको जिस चीज़ में खुशी होता है और आनंद मिलता है और उस व्यवसाय में अगर उसको आगे बढ़ना है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, व्यवसाय करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर इंसान व्यवसाय कर सकता है, मगर ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जो व्यवसाय में उसको आनंद भी मिले। सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर कोई काम करते हैं तो जुए का भी व्यवसाय बुरा नहीं है, जुआ भी खेल के आदमी मतलब पैसे बहुत कमा सकता है, मगर उसमें आनंद नहीं होता है। जिस व्यवसाय में इंसान को खुशी हो वही व्यवसाय उसने करना चाहिए। शायद उसको उसमें बाकी के व्यवसाय में अगर 2 रुपये मिले और उसमें अगर उसको चारा ना मिले तो भी वो व्यवसाय करना चाहिए, इस मत का मैं हूँ। इसलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से करें। और आप बोले कि व्यवसाय कौन सा छोड़ा नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी बिजनेस लाइफ में मिलता है, हाथ में आया, वो करना चाहिए उसको। अगर उसमें जम बैठे तो ठीक है, आगे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेरे ज़िंदगी में व्यवसाय हुए कि मैंने चालू कर दिया और लॉस, उसमें लॉस आ गया तो मैंने बंद भी कर दिए। तो ये तो होते ही रहते हैं, ये तो, मगर ये तो उनकी हॉबी है। स्कूल चालू करना या अस्पताल चालू करना उनको हॉबी भी है, और साथ ही में उनको जनसेवा के प्रति जो घर का माहौल है वो माहौल देख के भी उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें हम समाज सेवा भी लोगों की कर सकते हैं, तो उन्होंने उसमें इंटरेस्ट ले लिया। बिल्कुल सही। ये एक आपने संदेश भी दिया है आज के नौजवान युवा पीढ़ी को भी कि जिस व्यवसाय में आपको आनंद लगे वो व्यवसाय करना चाहिए। तो ये सरनाईक साहब, आपने बहुत अच्छा संदेश आज के युवा पीढ़ी के लिए किया है जो व्यवसाय और करना चाहते हैं। सरनाईक साहब, ये पूरी दुनिया जानती है कि सरनाईक परिवार और ठाकरे परिवार, एक दोनों परिवारों में एक बहुत ही मधुर संबंध है और पारिवारिक संबंध है। आप काफ़ी समय से, जब हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी जीवित थे, तभी भी उनसे मिलते थे, आते थे, जाते थे, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहा। मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कोई वाक़या, ऐसे कोई घटना जो आपके जीवन में बड़ी ही प्रेरणादायी हुई, जो आप जनता को बताना चाहें, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे और आपके बीच में ऐसी कोई बात? देखिए, बाला साहब का आशीर्वाद तो हर शिव सैनिकों को रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाला साहब के आशीर्वाद से लेकर अपना जो पॉलिटिकल करियर है वो स्टार्ट किया है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं बाला साहब ठाकरे के परिवार का एक सदस्य हूँ। शिवसेना में ठाकरे परिवार का सभी लोगों को, आप चाहे रश्मि बहिनी बोलो या उद्धव साहब बोलो या आदित्य बोलो या तेजस बोलो, जो भी शिव सैनिक है वो उस परिवार का सदस्य होते हैं। हाँ, ये बात उतनी सही है कि मेरा वो परिवार से ज़्यादा फैमिली रिलेशन है, क्योंकि आदित्य और तेजस विहंग और पूर्वेश के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और बाला साहब ने मुझे आशीर्वाद देके ही मेरे जो पहला इलेक्शन था वो इलेक्शन में उनके आशीर्वाद के बदौलत जीता हूँ, और उद्धव साहब के साथ मुझे उस वक्त मिले। बहुत सारी ऐसी घटना है कहने के लिए, मगर हाँ, एक घटना इस मीरा रोड की है। बाला साहब के पास थापा नाम का उनका बहुत ही नज़दीकी एक नौकर था, अभी भी वो है। तो उनके समाज की मीरा भाईंदर में एक कम्युनिटी की छोटी सी बस्ती थी। एक दिन सुबह सुबह बाला साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी, फिर भी सुबह सुबह उन्होंने मुझे एक 9 साढ़े 9 बजे फ़ोन किया और मुझे कहा कि प्रताप, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हमारे नेपाल के कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं और उनके ऊपर बहुत ही अन्याय हो रहा है। सब हिंदुओं के प्रति अगर ऐसा अन्याय होता रहेगा तो वो गलत है, हमें वो बस्ती को बचाना है। और मैं तुरंत कम से कम 6-7 मिनट उन्होंने मुझसे बात किया। बात करते करते वो खांसते भी थे, मगर फिर भी उन्होंने 6-7 मिनट फ़ोन पे मुझसे बात किया और मुझे कहा कि ये इतने साल पहले यहाँ पे आए, फिर बसे, कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, ये सब डिटेल मुझे उन्होंने बताया और मैं वो बस्ती को उस वक्त बचा पाया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशनसीबी है कि बाला साहब ने लाइफ में
पहली बार मुझे कुछ काम बोला और वो मैं काम कर पाया। बहुत बढ़िया। सरनाईक साहब, आपको उद्धव साहब ठाकरे जी ने, शिवसेना ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। अब पार्टी को पूरे देश में फैलाने के लिए और पार्टी की पूरे देश भर में आवाज़ आप बने, इसलिए आपको नियुक्त किया गया है। तो आपकी आगामी योजनाएं एज अ राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या हैं कि अब शिवसेना को राष्ट्रव्यापी कैसे बनाया जाए? देखिए, पहली बात तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी उद्धव जी को कुछ भी मांगा नहीं। जो भी उन्होंने सामने से मुझे दिया, मुझे भी उस जिस वक्त सामने में मेरा नाम आया तो मैं खुद शौक हो गया कि ये लाइन में मेरा नाम कैसे आ गया, क्योंकि मैंने ना ही कभी उद्धव जी को बोला था कि मुझे प्रवक्ता बनाओ, ना ही मैं उद्धव जी को बोला था कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आगे करो। शायद उनको लगा रहेगा और उसमें 10 लोगों की जो यादी है उसमें मेरा नाम उन्होंने डाला। मगर पहले मैं एक आमदार या शिव सैनिक के रूप में मैं कुछ भी बोल सकता था, मगर अभी जिम्मेदारी बढ़ गई। अभी जो भी मैं बोलूँगा, जो भी करूँगा, लोगों की नज़रें उसके ऊपर रहेंगी। मैं एक ट्वीट करूँगा तो वो ट्वीट के ऊपर भी लोग अलग अलग उनकी भूमिका स्पष्ट करेगी। तो जो आज मैं बोलूँगा वो भूमिका जो है वो पार्टी की भूमिका रहेगी और उस माध्यम से लोग मेरे तरफ देखेंगे, पत्रकार मेरे तरफ देखेंगे। तो अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है हर चीज़ की। तो जो भी चीज़ मैं करूँगा वो चीज़ समझा बुझा कर मुझे करना पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी उल्टे मेरे ऊपर बढ़ गई है। तो उद्धव जी के नेतृत्व के माध्यम से और आदरणीय संजय राउत साहब के माध्यम से जो भी आगे मार्गक्रमण करना है वो मैं निश्चित रूप से करूँगा। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के और कुछ उनसे संबंधित जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार, उद्धव साहब ठाकरे, शिवसेना को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का विषय हो, कंगना रनावत का विषय हो। कंगना रनावत जिस मुंबई में पली बड़ी, जिस मुंबई ने उनको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया, उसको वो पीओके कहती है। तो आप क्या कहेंगे, क्या कंगना रनावत के हिसाब से मुंबई पीओके है, या जो इस तरह से बातें महाराष्ट्र में रह के महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई जो हमारी माँ है उसके खिलाफ करते हैं, तो इसमें आपकी भावना क्या है? देखिए, मेरी भावना क्या है वो मैंने कंगना का जब भी मुद्दा गर्मा गर्म था तभी मैंने बता दिया था। और भले कंगना हो या ये दुनिया की कोई भी लड़की हो या लड़का हो या कोई भी इंसान हो, महाराष्ट्र के बारे में या हमारी मुंबई के बारे में कोई भी अगर गलत सलत बोलेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज में मैं कहता हूँ। तो किसी के बारे में ऐसी गलत चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और खाली महाराष्ट्र में नहीं, जिस राज्य में आप जाओगे उस राज्य का कुछ ना कुछ इतिहास रहता है। उस राज्य के खिलाफ किसी ने भी नहीं बोलना चाहिए, अपने भारत माता के खिलाफ कोई भी बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मत है। कंगना के बारे में जो भी मेरा मत था मैंने उसी वक्त दे दिया। अब कंगना जैसी एक लड़की को जिसको खाली पब्लिसिटी और स्टंट बाजी के सिवा दूसरा कुछ आता नहीं, उसके बारे में क्या बोलना। मगर जो भी कंगना रनावत हो या अर्नब गोस्वामी हो, जो भी ये किसी पार्टी के बच्चे हैं ये लोग, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मैंने बीड़ा उठाया और उस माध्यम से विधानसभा का सदस्य होने के नाते दोनों के ऊपर हक भंग का प्रस्ताव मैंने दाखिल कर दिया है। आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक कंप्लेंट की थी गृह मंत्री के पास कि अन्वय नाइक एक आर्किटेक्ट, और वो क्या विषय था? देखिए, अन्वय नाइक नाम का एक आर्किटेक्ट था, उसने सुसाइड कर लिया, उसके माँ ने भी सुसाइड कर लिया। और जो उसने सुसाइड नोट में लिखा उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम पहला था कि इसके वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। क्यों कि इसका जो स्टूडियो है जहाँ पे रिपब्लिक स्टूडियो कहा जाता है वर्ली में, उस स्टूडियो का इंटीरियर का काम करीबन 6 करोड़ का उसने लिया था। उसको बाकायदा वर्क ऑर्डर दी थी। कुछ पैसे उन्होंने दिए थे मगर बहुत सारे पैसे उन्होंने बाकी रखे थे। उसकी वजह से सभी जो लोग थे
वो अन्वय नाइक के पीछे लगे थे कि हमारा पैसा दो, और वो पैसा वो लौटा नहीं पाया और लोग उसके पीछे पड़ रहे थे और अर्नब गोस्वामी उनको पैसा नहीं दे रहा था। इसके लिए उसने अलीबाग जाके हुए सुसाइड किया। फिर उसके बीवी ने, अन्वय नाइक के बीवी ने, उसी दिन रात को उसकी चिता जलने से पहले उसने अलीबाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च की और उस कंप्लेंट में भी अन्वय नाइक के पत्नी ने अर्नब गोस्वामी का नाम पहले आरोपी नंबर 1 के रूप में दिया। मगर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के दबाव की वजह से वो गुनाह तुरंत फाइल में बंद हो गया। तो वो फाइल खोली जाए और वापस उसके ऊपर गृह मंत्री जी इंक्वायरी करें, ऐसा मेरा उनको कहना था और वो माध्यम से वो काम कर रहे हैं। आपने महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर उनके ऊपर विशेषाधिकार हक भंग का भी आपने निवेदन दिया था विधानसभा अध्यक्ष को, वो क्या विषय था? नहीं, वही जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, साथ ही में देश के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी के बारे में उन्होंने जो लैंग्वेज अपने जो स्टूडियो में एज ए एंकर के रूप में उन्होंने लोगों के सामने रखी थी, वो बातें बहुत ही अहंकारी भूमिका से उन्होंने निभाई थी और एक चैनल के माध्यम से किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी वरिष्ठ नेता का अपमान करना उनका हक नहीं बनता है। और वो हमारे विधिमंडल के सदस्य हैं आदरणीय उद्धव साहब, उनके खिलाफ उन्होंने जो अपशब्द का वापर किया उसके खिलाफ मैंने हक्का भंग दाखिल किया। सरनाईक जी, जैसे कि आपने कहा कि बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड से आपके बड़े गहरे संबंध हैं क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, आप वहाँ पे एज अ बिजनेसमैन काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो बॉलीवुड की इमेज खराब हुई है, चाहे वो ड्रग्स का विषय हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े हुए लोगों से संबंधित हो, क्या लगता है कि आखिर में बॉलीवुड की इमेज आज ड्रग एंगल से या अन्य एंगल से क्यों खराब होती जा रही है? देखिए, बॉलीवुड का ऐसे इमेज वगैरह ख़राब होने का कोई मसला ही नहीं है। पहली बात तो ये है, 50 साल का अगर आप इतिहास देख लेंगे तो पुराने ज़माने से लेके अभी तक कोई अल्कोहल में, कोई ड्रग में, कोई सिगारेट में, किसी को अल्कोहल की वजह से कोई मर गया ज़्यादा पीने की वजह से, सिगरेट ज़्यादा पीने की वजह से किसी को कैंसर हो गया, ड्रग लेने की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। ये तो घटनाएं बॉलीवुड में आती है जाती है, मनोरंजन के रूप में लोग ये घटना को देखते रहते हैं। आज भी यही है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जो नारकोटिक सेल है वो ये 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम ड्रग के पीछे क्यों लगे हैं? अरे भाई, किलो 2 किलो 10 किलो 100 किलो ड्रग जब भी पाकिस्तान से या चाइना से या अलग अलग देश से जब भी भारत में आते हैं तो बाउंड्री के ऊपर जाके आप उसको रोकना चाहिए कि वो देश में आई ही नहीं ड्रग। अरे ये 2-4 ग्राम, कभी कि कोई एक्टर का नाम आता है तो कोई एक्टर्स का नाम आता है और उसके पीछे दौड़ने के बाद पूरी की पूरी। उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में जो इसमें पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और आज पूरा दुनिया, पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र कोरोना के संकट से ग्रस्त है, बड़ी संवेदनशील ढंग से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जब देखो तब कुछ न कुछ आंदोलन करते रहती है, इस्तीफे की मांग करते रहती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इतने अच्छे ढंग से काम होने के बावजूद भाजपा क्यों ऐसा कर रही है? देखिए, जब भी विरोधी पार्टी का नेता या विरोधी पार्टी के बहुत सारे लोग किसी एक इंसान को इतना टारगेट करते रहेंगे तो समझना चाहिए वो जो इंसान है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंडिया टुडे जैसे मैगजीन ने और बड़े बड़े जो भी सर्वे करते हैं उन एजेंसियों ने उद्धव साहब का नाम 1 नंबर के मुख्यमंत्री के तौर पे आगे लेके आए हो। जिस तरह से कोरोना का हाहाकार इस देश में और इस महाराष्ट्र में हो गया, मुंबई में हो गया, वो हाहाकार अच्छी तरह से सुलझाने का काम जो है वो उद्धव जी ने किया है। और निश्चित रूप से अगर अच्छा काम कोई मुख्यमंत्री करता है, क्योंकि वो कुर्सी जो होती है वो कांटे वाली कुर्सी रहती है, उसमें बैठने के बाद में तो कांटे चुभने ही वाले हैं। और वो उद्धव साहब ने ध्यान देके वो कुर्सी पे वो बैठे और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे।
इसलिए ठीक है, विरोधी पार्टी जो भी बोले अपना मार्गक्रमण करते रहिए। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम और महाराष्ट्र की जनता उनके साथ में रहे। संजय राउत जी अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए, इसके पीछे क्या राज है? मेरे बारे में दोनों भजन बात कर रहे थे कि प्रताप सरनाइक सुबह क्या नाश्ता करता है, दोपहर को क्या खाना खाता है, रात को क्या खाना खाता है। ये तीनों 2 घंटे मेरे बारे में उन्होंने बात की और उनकी बातें खत्म हो गई। वाह, क्या बात, सही। नहीं, मेरा ये प्रश्न है, क्या भाजपा शिवसेना फिर से मिल तो नहीं सकती है ऐसा? देखिए, एक बात है, वो दोनों जन अंदर थे, या तो देवेंद्र फडणवीस को पता है या तो संजय राउत जी को पता है कि उन्होंने क्या बातें की, मगर वो दोनों ने यही कहा है कि हमारी मुलाकात जो होने वाली है सामना न्यूज़पेपर में, वो उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हाँ, उसमें मेरी बात शायद निकल गई रहेगी। चलिए ठीक है, तो ये आप बाद में बताएंगे पब्लिक को कि आप क्या नाश्ता करते हैं। एक आखिरी सवाल, अभी फिलहाल में आपने एक ट्वीट किया जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक मनीषा वाल्मीकि महिला के साथ जो जघन्य बलात्कार की घटना हुई, आपने आज वो ट्वीट किया, और ट्वीट के माध्यम से आप क्या संदेश दिए? मैं एक ही कहना चाहता हूँ, देखिए, ऐसी घटना जो देश में घटी है, हमारे माँ के ऊपर, हमारे बहन के ऊपर, हमारे बेटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार चाहे उत्तर प्रदेश का, देश के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार, उस सरकार के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार योगी की है, और उस सरकार में अगर एक दलित महिला के ऊपर अन्याय होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा, और उसकी जो बॉडी है उसके परिवार के ताबे में नहीं बल्कि उसका अंतिम संस्कार भी पुलिस के माध्यम से होता रहेगा, तो ये बहुत ही गंभीर घटना है। और जिस तरह से मैंने ट्वीट किया है कि बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है, वो केस लॉन्च की गई थी और उसके बाद में वो तपास करने के लिए बिहार की पुलिस जैसे मुंबई में आई थी, उसी तरह से अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस के ऊपर हमारा भरोसा नहीं रहेगा तो मुंबई में वो कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए, और हमारे मुंबई के पुलिस जाके वहाँ पे ये जो केस है उसकी पूरी छानबीन करनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच सामने आए। क्योंकि यह हकीकत है कि अगर बिहार में, मुंबई में हुई घटना बिहार में अगर कंप्लेंट उसकी हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में हुई जो घटना है मुंबई में कंप्लेंट CRPC 154 में वो तरतूद है कि कोई भी जाके कौन से भी पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल कर सकता है और उसकी इंक्वायरी कर सकता है। तो इस माध्यम से मैंने गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, देखते हैं आगे क्या हो। सरनाइक जी, आप महाराष्ट्र में एक ऐसे और इकलौते नेता हैं जिनके साथ मराठी समाज के साथ बड़े तादाद में परप्रांतीय समाज के लोग और ख़ास तौर से उत्तर भारतीय समाज के लोग जुड़े हुए हैं। आपने कईयों को नगर सेवक बनाया, कईयों को बड़े बड़े पदाधिकारी बनाया, और आपके साथ में वो कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। आज आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बने हैं, तो अब आप उत्तर भारतीय समाज और ख़ास तौर से जो उत्तर भारत के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ पे शिवसेना कैसे और आगे बढ़े, आप क्या खुद जाकर वहाँ पर शिवसेना को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या सोचे हैं? देखिए, मैं तो इतने बड़ा सपना देखने वालों में से नहीं हूँ, मगर एक बात है, मैं मराठी हूँ, इसका मुझे अभिमान है। मैं महाराष्ट्र में जन्मा हूँ, इसका मुझे अभिमान है। मैं हिंदू हूँ, उसका भी मुझे अभिमान है। मैं शिवसेना पार्टी का विधायक हूँ, उसका भी मुझे अभिमान है। उसी तरह से मैं हिंदू होने के बावजूद किसी भी मुसलमान को दुखाना मेरा धर्म नहीं है, किसी भी क्रिश्चियन को दुखाना मेरा धर्म नहीं है, या किसी भी अलग जाति के लोगों को दुखाना मेरा धर्म नहीं है, और वो मेरा स्वभाव नहीं है। मैं महाराष्ट्र में जन्मा हूँ, मराठी हूँ, मराठी के प्रति मेरा आदर है, मगर इस महाराष्ट्र में, इस मीरा भाईंदर शहर में, इस ठाणे शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मराठी नहीं है, मगर मैं उसे महाराष्ट्रीय नहीं समझता हूँ। जो महाराष्ट्र के ऊपर प्यार करने वाले हैं, मराठी के ऊपर प्यार करने वाले, उन लोगों को मैं महाराष्ट्र नहीं समझता हूँ। उनको साथ में लेकर अगर मैं भविष्य में काम करूँगा तो मुझे वो गर्व की बात है, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे बिहारी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे देश के कौन से भी कोने का हो, वो भारतीय है, और आज भी अगर मेरे साथ में रहे तो उसके लिए मैं कभी भी खड़ा रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रताप सरनाइक जी, जिनसे अभी हमने राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक
विशेष तौर से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की हमने अभी चर्चा की। आप इनके इस इंटरव्यू में, साक्षात्कार में आप देख सकते हैं सरनाइक से शहर नाइक, इनके एक जीवन की पूरी कड़ी। आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए मेहमान के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, एक नए चरित्र के साथ। राष्ट्रवाद न्यूज़ में मैं शैलेश पांडे।